आपसे कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा होना चाहिए। देश की बेरोजगारी को हटाने के लिए आंदोलन शुरू होना चाहिए। हालांकि मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, रोजगार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि अभी ये पर्याप्त नहीं है, अभी ये पर्याप्त नहीं है। मैंने विधानसभा में यह बात उठाई थी कि बांदा जनपद की बंद कटाई मिल को शुरू किया जाए, संचालित किया जाए, ताकि बांदा के नागरिकों को वहां पर रोजगार मिल सके। तो मैं पुनः इस मंच के माध्यम से ये बात उठाता हूं। साथ ही मैं ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे देश में विशेष अभियान चला करके ऐसा देश में माहौल बनाया जाए कि देश के प्रत्येक नागरिक के हाथ में रोजगार मिल जाए, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रह जाए, ऐसा देश और प्रदेश में माहौल बनना चाहिए। मैं ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहता हूं। साथ ही मेरा गांवों का अनुभव, आज भी बुंदेलखंड के गांवों में 40 से 50% घरों में हफ्ते में मात्र 3 दिन सब्जी बनती है, गरीबी के कारण। ये गांव हमने देखे। अगर हम लोग हर हाथ को काम नहीं दे पाए तो हम कौन से भारत का निर्माण का सपना देख रहे हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना अंत्योदय का सपना है, अंत्योदय का लक्ष्य है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो जो सबसे आखिरी गरीब हिंदुस्तान का नागरिक है वो भी वहां से उठ करके पहली पंक्ति में आकर के खड़ा हो सके, ऐसी हम लोग व्यवस्था चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, बेरोजगारी, महंगाई का एक बड़ा जिम्मेदार भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार की वजह से देश में गरीबी और महंगाई बढ़ी है। शायद ही ऐसा कोई सरकारी दफ्तर होगा जहां पर रिश्वत ना ली जाती हो। है बोला कोनो? है कोनो? कोई भी ऐसा सरकारी ऑफिस नहीं है जहां पर रिश्वत ना ली जाती हो। और पहले तो रिश्वत लेने में आदमी कायली महसूस करते हैं कि लागत है कोनो गलत काम कर रहा हूं, उसको अपराध का बोध होता था। परंतु आज तो ऐसे हालात हो गए हैं कि वो रिश्वत अपना अधिकार समझता है, बड़े ठोक के लेता है। 20 जने की पीछे तो 20 जने के बीच ले लेते हैं, वो कहते वो हिस्सा है तुम लगते हैं। जिस तरीके से गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से कानून को तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल किया जाता है, मैं ये बहुत मजबूती के साथ में कहना चाहता हूं कि लगभग देश में ऐसे हालात हैं कि गरीबों के लिए अलग तरीके से कानून का इस्तेमाल और अमीरों के लिए अलग कानून। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान के अंदर 2 कानून हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान के अंदर 2 कानून हैं, एक अमीरों खातिर बना हुआ है और एक गरीबन खातिर। कभी आप लोगों ने सुना है धारा 151 में कोनो अमीर का, कोनो दबंग आदमी का चालान हो? कभी सुना है? धारा 151 शांति भंग की धारा है। मैं पूछना चाहता हूं इन भ्रष्ट अधिकारियों से कि क्या शांति भंग सिर्फ गरीब आदमी करता है, कमजोर आदमी ही करता है? उद्योगपति, गुंडा, माफिया, पैसा वाला क्या शांति भंग नहीं कर सकता है? तो पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि धारा 151 के तहत किसी अमीर आदमी का चालान हुआ, हमेशा गरीबों का। अभी आपने देखा पिछले महीने ई रिक्शा वालों पर कार्रवाई, 8-9 महीने पहले, 10 महीने पहले
मेरी विधानसभा क्षेत्र के पलानी थाने में 7 बैलगाड़ियां खटिया चौकी में आज भी बंद है अवैध खनन में। 35 साइकिलें पलानी थाने में बंद है अवैध खनन में। और बांदा में इसके बाद यहाँ ई रिक्शा वालों पर चढ़ाई, उन्हें पकड़ के बंद कर देगा। उन पर कहा बहुत ज्यादा खनन किए हैं और इतना मई के खनन किए हैं बेचारे गरीब आदमी कि ट्रकों से और मशीनों से भी उतना खनन नहीं किया जा सकता। और बैलगाड़ी वाले के ऊपर इतना ज्यादा जुर्माना लाग है कि वो बेचारे उनका पूरा घर परिवार पूरी संपत्ति उनकी बिक जाए तब भी वो जुर्माना नहीं भर सकते हैं। आज भी बैलगाड़ी खड़ी, वो भी मैं विधानसभा तक में उस बात को मैंने उठाया था। इसीलिए मुझे ई रिक्शा में कहा अगर ढील दे जाऊं तो ई रिक्शा वाले भी बैलगाड़ी वाले सही बंद दे रही हैं, छुट्टी है ना, तो फिर वही टाइट होगा पड़ा तो वही छूट गए। पर उन माफियाओं का, उन भ्रष्ट अधिकारियों का जो प्रकोप था, जो विरोध था, जो उनका गुस्सा था, वह मुकदमा के रूप में ही इनाम के रूप में पेश कर देगा। अब मुकदमा भी क्यों नहीं करना का? एक दिन क्या मेरे पास रोज आते हैं लोग, टूटे फूटे, हाथ कटे, पैर टूटे लोग मारते हैं, खून बहाते हुए लोग आते हैं। मुकदमा नहीं लिखो जाता, नहीं लिखो जाता ना, मर्डर तक के मुकदमा नहीं लिखी जाती है। पर मेरे खिलाफ में बिना चोट के, बिना मेडिकल कराए भ्रष्ट अधिकारियों ने, खास तौर से यहां के भ्रष्ट जिलाधिकारी ने, जिसके बारे में मेरे पास में जानकारी आई है कि वो रात दिन बराबर नोटा लेना व्यस्त है, तो इसका तो कौन से फुर्सत में आप फोन तक पर बात करेगा। अगर कोई पत्रकार बंधु भी फोन करता तो भी फोन नहीं रिसीव करता। हम लोग भी फोन करते हैं तो ठाड़दाली रखे वो फोन रिसीव करोगे, तो वह रात दिन बराबर एक ही काम में मस्त है, रुपया वसूली करें, धन इकट्ठा करें। तो उसकी खास कृपा की बदौलत और भ्रष्ट खनिज अधिकारी और भ्रष्ट माफिया और गुंडाओं की सहयोग से पूरे सिंडिकेट की बदौलत मुकदमा लिखा गया। और जाने थे क्या कहते लिखोगा, अगर हम कोनो दबंग परिवार से होते न और विधायक होते न तो भला कोनो की हिम्मत ना मुकदमा लिखेंगे। क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूं, गरीब घर से हूं, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं, गरीबों की बात करता हूं, एक है खातिर तो मुकदमा लिखें। सोच इनकी डरा जाइए, सोच इसकी डरा जाइए और गरीबन की बात करब बंद कर गई। तो मैं आप सभी के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ब्रजेश प्रजापति के शरीर में उन्हीं महापुरुषों का खून दौड़ रहा है, उन्हीं देश के शहीदों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया है और देश को आगे बढ़ाने में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है, उन्हीं का खून इस ब्रजेश प्रजापति के शरीर में दौड़ रहा है। देश जिस समय आजाद नहीं था, अंग्रेजों का शासन था, कोई कहता था अंग्रेजों भारत छोड़ो, सीने पे गोली मार दी जाती थी। वह जमाने में जब हमारा पुरखा नहीं डराने आए तो अब किसकी हिम्मत है जो डरा सके। अब तो हमारे पास में हम लोगों के मसीहा परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की ताकत है, दुनिया के किसी न्याय की राज की ताकत नहीं है जो हम लोगों की आवाज को दबा सके, डरा सके। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं, देश के गरीबों के साथ में समय समय पर बहुत षड्यंत्र हुए, पानी मंगा दीजिए, बहुत षड्यंत्र हुए। बहुत षड्यंत्र हुए। मैं आपको कुछ षड्यंत्रों के बारे में बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जब संविधान लागू हुआ और देश हमारा आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया,
तो दबंगन के पेट में दर्द होला, क्या वो गरीब पढ़ी तो हमारे यहाँ गुलामी को करी, हमारी गाय भैंसी कुछ रही है। तो गरीबों की पढ़ाई, कमजोरों की पढ़ाई रोकने का षड्यंत्र शुरू हुआ। जो यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें याद हुई, मुंह का मुझे भी याद है, मेरी जवानी में भी ये चर्चा होती थी। गांव में जो कोनो गरीब आदमी अपने लड़का बच्चन का पढ़ने खातिर स्कूल खा जाए तो का कहो करते गांव के दबंग, कहाँ परेशान होते, कहाँ परेशान करे था अपने लड़का का, भेज दे तो गाय चरा लाई, भैंसी चरा लाई, 4 दाना मिल जाये उनका, काम में लगा दे उनका, अपने कहे कि पढ़ाओ थे उनका, का कहो करते, पढ़े लिखे से का हुई, हर जोते से बिर्रा हुई। तो हम हर गौतन और तुम पढ़ लिख करके अपने लड़कन बच्चन का कलेक्टर कप्तान बनावा, षड्यंत्र, धोखा। तो हम उनके बहकावे में नहीं आए, हम अपने लड़का बच्चन का पढ़ाओ शुरू कर दिन। तो जब पढ़ाओ शुरू कर दिन तो कोनो कलेक्टर बनना, कोनो कप्तान बनना, कोनो इंजीनियर बनना, कोनो डॉक्टर बनना, कोनो बाबू बनना, कोनो और अच्छी अच्छी जगहों पर चला गया, कोई रोजगार करने लगा। तो बोले घोर अनर्थ होने जा रहा है हिंदुस्तान में, अगर ये गरीब पढ़ लिख गया तो हम लोगों को राजपाट, हम लोगों को चला जाएगा। तो काफी का गिन जाए, बाबा साहब के संविधान के बदौलत इतनी मजबूत चीज नहीं है गरीबन खातिर कि हम इनका कानून में बदल नहीं सकते, पढ़े लिखे से नहीं रोक सकते। तो देश में कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से अभियान चलाया कि गरीबों की पढ़ाई को रोका जा सके। तो आज षड्यंत्र के तहत जिस सरकारी प्राइमरी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पढ़ाई नहीं है, और शुद्ध रूप से गरीबों के बच्चे सिर्फ सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, और जिसके पास जरा सा भी धन है वो सब अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में भेज दिए, कॉन्वेंट स्कूल में। साजिश के तहत गरीबों की पढ़ाई को रोका गया ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे न बढ़ सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये धोखा, ये षड्यंत्र है। हम माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से ये मांग करते हैं कि देश में ऐसा कानून लाया जाए, ऐसा नियम बना दिया जाए। मैं विधानसभा में भी इस बात को रखा था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक का बच्चा उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में देश के सबसे गरीब व्यक्ति का बच्चा पढ़े। ऐसा फकीर है, भैया जिंदाबाद। गरीब सरकारी प्राइमरी स्कूल में जब विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बच्चे पढ़ने लगेंगे तो वहां पढ़ाई होने लगी। इसलिए और साथ ही मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो पढ़ाई हिंदी मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी मीडियम की हो और निःशुल्क दिया जाए, फ्री में शिक्षा दिया जाए। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए और समान अवसर प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए ताकि सब लोग समानता के साथ में आगे बढ़ सकें और देश को एक सुंदर देश बनाने में अहम योगदान देश के नागरिक अदा कर सके, देश के भविष्य का निर्माण कर सके। मैं आपसे सभी के माध्यम से ऐसी सरकार से अनुरोध करता हूँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है, हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर काम किया है। प्रत्येक ब्लॉक के 5 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को हिंदी मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी मीडियम के लिए भी चयनित किया गया, वहां पढ़ाई शुरू कराई गई है। पर यह नाकाफी है, ऐसी व्यवस्था प्रत्येक स्कूल में होनी चाहिए। मैं आप सभी के माध्यम से ये मांग भी करता हूं। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, देश के गरीब लोगों के लिए और भी षड्यंत्र हुए। जब देश में लोकतंत्र आया पहले तो राजन का राज रहा करते हैं, तो रानी के पेट से जो बहू पैदा हो जाए, आंधर कांगर को भी कुछ भी पैदा हो जाए, गुंगा वो कुछ भी हो जाए पैदा, टेढ़ मेढ़ कैसा भी, वो ससुर राजा पैदा होते हैं। तो बाबा साहब नसबंदी गए हिंदुस्तान के, राजा पैदा हो बंद हो गए। तो अब देश में रानियों के पेट से राजा नहीं पैदा होती है, वो नसबंदी हुई है। अब गरीब घर में भी गांव का प्रधान बनने लगा लोकतंत्र की बदौलत।
जिला पंचायत सदस्य बनने लगे रमेश साहू जी जैसे, जितवा यादव जैसे, ब्रजेश प्रजापति जैसे कुम्हार विधायक गरीबादी बने लगे। और चाय वाले का बेटा माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा हुआ। तो देश के उद्योगपतियों के पेट में दर्द हुआ और बोले अगर गरीब आदमी विधायक और सांसद बनने लगेगा तो चूंकि देश में गरीबों की आबादी ज्यादा है और लोकतंत्र में जिसकी आबादी ज्यादा है, नियम तो यही कहता है कि शासन भी उन्हीं लोगों का होना चाहिए। तो बोलो अगर ये गरीब लोग अगर विधायक और सांसद बनने लगे तो गरीबों का राज हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगा। तो बोले गरीबों को विधायक और सांसद और प्रधान बनने से रोका जाए। जय प्रजापति जिंदाबाद, जय प्रजापति जिंदाबाद। अरे विरोधी देख लो जनता किसके साथ है, अरे विरोधी देख लो जनता किसके साथ है। जय प्रजापति संघर्ष करो, जय प्रजापति संघर्ष करो। तो उन लोगों ने कहा कि गरीबों की को लोकतंत्र से दूर किया जाए, इनके विधायक सांसद नहीं बनना चाहिए। तो षड्यंत्र रचा, बोले कानून बना करके किसी को वोट के अधिकार से और किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तो बोले तरीका का कहीं देश में ऐसा माहौल बना दिया, देश में प्रत्येक नागरिक के मन मस्तिष्क में ऐसी भावना भर दो कि गरीब आदमी लोकतंत्र में भागे न ले। तो माहौल बना दिया और दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। आज अगर भैया कहा है कि हमें विधानसभा का चुनाव लड़े, कहा बांदा से, तो बांदा जानबूझ के बोल रहा हूं, बांदा जानबूझ कर बोल रहा हूं कि बांदा विधानसभा से शायद भैया कहा चुनाव लड़े खातिर। तो सामने जितने बैठे तो कहेंगे कि कितना खर्चा करेंगे। कोई नहीं पूछता है कि आपके पास जनता कितनी है, आपकी जनता में पकड़ कितनी है। सब यहाँ पूछिए कितना खर्च करेंगे, क्योंकि देश में ये माहौल बना दिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो करोड़ों रुपए खर्च करने की हैसियत रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब करोड़ों रुपए खर्च करने की हैसियत रखने वाला व्यक्ति एक विधानसभा में अगर आप देखेंगे, जो हमारे पत्रकार साथी हैं तो वो ज्यादा जानते हैं, अगर दिन है तो 10 से 15 मैक्सिमम 20 नाम आपको पूरी विधानसभा मिली है और 3 से 3.5 लाख मतदाता है और उसमें सिर्फ 10 से 15 लोग ही आपको विधानसभा में 2 से 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए खर्च करने की हैसियत रखने वाले व्यक्ति, ताकि गरीब लोगों को लोकतंत्र से में भाग लेने से रोका जा सके। अब तो प्रधानी भी 10 लाख 20 लाख 15 लाख 40 लाख में हो लागे। ये षड्यंत्र है गरीबों के साथ में, ताकि गरीब आदमी आगे ना बढ़ सके। मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में धन की क्या जरूरत है। जिस तरीके से मैं आपके बीच में अपनी बात को रख रहा हूं, इसी तरीके से नेता लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं। अगर उनके विचार अच्छे होते हैं तो हम लोग वोट सपोर्ट करते हैं और अच्छे नहीं होते तो नहीं करते। इतने ही तो है, लोकतंत्र कुछ और है। पर जानबूझ करके साजिश के तहत, और अब तो देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि देश के गरीब आदमी, मैं तमाम आदमी से पूछता रहता हूं कि भैया रात में सपना में सोचे थे तो विधायक बनिए, तो बात ही नहीं होगा। सपनों तक से हमारी राजनीति गायब हो गई, लोकतंत्र गायब हो गया। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में लोकतंत्र नहीं है, फिर तो ये धनतंत्र ना हुआ। धनपति का ही बेटा विधायक सांसद होगा और उन्हीं धनपतियों में से ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होगा। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, हम लोग राजनीतिक विकास मंच के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के प्रत्येक इलाके में ये विशेष अभियान चला करके, ताकि सब हिंदुस्तान का जो सबसे गरीब नागरिक है, सबसे गरीब व्यक्ति है, वो भी न सिर्फ गांव का प्रधान बनने का सपना देख सके, न सिर्फ वो गांव वो क्षेत्र का विधायक बनने का सपना देख सके, न सिर्फ वो सांसद बनने का सपना देख सके, बल्कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख सके और सपना सिर्फ देख ही न सके बल्कि साकार भी कर सके। ऐसी व्यवस्था हम लोग लाना चाहते हैं। प्रजापति संघर्ष करो, अरे माफिया देख लो जनता किसके साथ है, अरे माफिया देख लो जनता किसके साथ है। प्रजापति संघर्ष करो, धरती बट के रहेगी, भूखी जनता न रहेगी। सम्मानित साथियों, जनपद बांदा, बुंदेलखंड
खास तौर से पिछले कुछ वर्षों से पानी की भारी किल्लत है। आज बांदा शहर के अंदर भी आज भी किसी किसी मोहल्ले में 1 घंटा और किसी किसी मोहल्ले में 2 से 3 घंटे ही पानी मिल पाता है, और किसी किसी मोहल्ले में 2 या 3 दिन बाद मिलता है पानी, और कहीं कहीं तो यहाँ नहीं है। आज ये हालात है। अभी तो बरसात कुछ दिनों पहले ही बंद हुई है, अभी पूरी सर्दी और पूरी गर्मी बाकी है। ये हालात क्योंकि पानी के जमीन के अंदर का पानी जो निकालने का जो सिलसिला है वो हम लोग लगातार जारी किए हुए हैं, और पानी जमीन के अंदर जा कहीं से रहा नहीं है, हम सिर्फ निकाल रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब जमीन के अंदर भी पानी नहीं होगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तब क्या होगा, पानी कहां से आएगा? जल ही जीवन है। मैं केन नदी की अगर बात करूं, बागे नदी की बात करूं, यमुना की बात करूं, चंद्रावल की बात करूं, तो अभी उनमें पानी नहीं है। किसान भाइयों के फोन आते हैं, नहरों में पानी नहीं है। नहर वाले अधिकारियों को बोलते हैं, कहते हैं नदियों में पानी नहीं है। मैं कहा मध्य प्रदेश से पानी मंगाओ, का वो दे नहीं रहा हुआ है, वो समय समय में देता है। उसका टाइम कागज में नोट है, जरूरत हमें दवा के आज है तो जे कागज में जो समय नोट है वही तो मिली, चाहे हम मर जान चाहे तो कुछ हो जाए, पहले नहीं मिल सकता। ये व्यवस्था बनी हुई है। तो सम्मानित साथियों, हमें पानी को बचाना होगा, और अगर पानी बचाना है तो हमें नदियों को बचाना होगा। जीवनदायी नदियों का अस्तित्व खतरे में है। मेरे पास तमाम लोग आते रहते हैं, शिकायत करते हैं। एक दिन मेरे पास में नरैनी विधानसभा के कुछ किसान भाई आए थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी, हम 20 दिनों से यहाँ के कलेक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, और कलेक्टर आए कि वो सुनते नहीं है। उसको गरीबों की, कमजोरों की आवाज सुना ही नहीं देती, किसानों की आवाज सुना ही नहीं देती है। कहे कि हमारा कोई एसी से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। वो तो बन रहा है अधिकारी, उसकी पीढ़ी सुधर गए, उसके लड़का बच्चा विदेश में पढ़ने लग, उसकी तो व्यवस्था करना टन है, तो उसको गरीबों की कोई चिंता नहीं। तो बोले वहां पर जो माफिया है, गुंडा है, बोले वो हमारे खेतों से जबरदस्ती बालू की गाड़ियां निकालते हैं, और केन की जलधारा को रोक करके वहां पर भीटा बना दी गई, जैसे तालाब बंद हो जाते हैं, और वही के ऊपर से ट्रक निकाल रही है, और पानी की पीछे से बालू निकाल रही है। कहा विधायक जी, अगर ये ठीक ना कीनगा, हमारे खेतों से गाड़ी निकलना बंद हुई और वो जलधारा न खोली गई, तो हम लोग जल सत्याग्रह करेंगे। और सही में बैठी जल सत्याग्रह में। तो फिर हम कहानी सुनत हम बहुत रहा था कि माफिया जो है नदी रोक करके, जलधारा को रोक करके अब पानी के अंदर से बालू निकालता है। तमाम हमारे मीडिया के बहुत ही जान जोखिम में के मीडिया के साथी रिकॉर्डिंग दे के लाए, वो रिकॉर्डिंग भी टीवी में, अखबारों में छपती रही, चलती रही। तो उसने भी देखा। हम आज तक खदान भी नहीं देखे थे, और यहाँ न देखते कि दोनों नदी रोको कर थे, कसरत रोको कर थे। तो हम काम देखने का अवसर भी मिल जाए, और इनका अनशन भी चल के खुलवा जाए। तो मौके पे चला गया। जब मौके में गया तो मेरे जाने के पहले वहाँ जिले का एडीएम, एडिशनल एसपी और तहसील का एसडीएम और तमाम अधिकारी वहाँ पहले से डटे रहे युद्ध में। हम कहानी पहुंच गए हैं, तो कोनो न कोनो कार्रवाई कई रात हुई है। तो देख तो बढ़िया माफियन के साथ बैठ के मिठाई खाते कुर्सी डाले, चाय पे में बैठी रहा है, और जो उन बेचारे किसान रहे, गरीब रहे, उन नदियों में पानी में बैठा है, उन्हें अपन अधिकारी मस्त रहे। तो हम पहुंचे तो संविधान में हमें प्रोटोकॉल दी गया है। ये किसी और ने नहीं, ये बाबा साहब ने दिया है। संविधान में जो अधिकार विधायक को मिला है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत मिला है, किसी और के पुरखे की बदौलत नहीं, हमारे पुरखे की बदौलत हम लोगों को ये अधिकार मिला है। तो मैं कहा हम पहुंचे हैं, तो ये अधिकारी हमारा प्रोटोकॉल तो फॉलो करिए। तो हम गए तो असर न हो, कहा गरीब फेंकाया हो, कुम्हारे दवाया हो, इतना तमाम अवतरा थी गरीब, तो उठाओ ना भी वही तरह चाय नाश्ता करे में लाग रहे।
मैं खैर किसानों की बात सुना। इसके बाद में मैं वो देखा जहां तो वास्तव में नदी की जलधारा को रोका गया था और नदी की जलधारा के बीच से प्रतिबंधित एनजीटी के विपरीत उन मशीनों को डाल करके वहां से अवैध खनन किया गया था। अनेक भंडार भी लग रहा है अवैध खनन का, और इकट्ठा की नहीं रहा है था अवैध दाम पे भी। और अधिकारी वही चोरन के साथ में वही माफिन के साथ चाय पीते हैं। हमें बहुत गुस्सा लगा। हम बने का बहस भी थे, तमाम साथी रहे। तो बोले साहब हम जांच करा रहे हैं इसकी जांच कराएंगे। ये आप कह रहे हैं कि नदी रुकी हुई है, देख भी रहोगे। सामने ठाड़ अधिकारी देखा थे, जिले का मुखिया वो थे खनिज के मामले में एडीएम। अब यदि ना कलेक्टर छुट्टी में रहा है तो कलेक्टरों के चार्ज में रहा है, डीएम के भी चार्ज में रहा है। तो भ्रष्टाचार की सीमा होती वो बाधा रहा हुई भ्रष्टाचार से, तो माफिया फिट भी नहीं रहे हुए हैं। तो वो जो है बोला विधायक जी ये जो बंधी हुई है नदी हम इसकी जांच कराएंगे। मैं कहा आंखों से देख रहे हो, अब हमें जांच कराने की जरूरत है। तो नहीं विधायक जी बोले हम इंजीनियर तो है नहीं, हम खनिज के एक्सपर्ट तो है नहीं, खनिज के मालिक तो हो सकते हैं पर एक्सपर्ट नहीं है। हम एक्सपर्ट लोगों की टीम गठित कर दे और फिर इसकी जांच कराई जाए, जब बहुत दोषी हुई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बर्ताव तो मैं कहा वो जो आप लोगों ने बैलगाड़ी बंद करी, जो साइकिलें बंद करी और जो ई रिक्शा वालों पर कार्रवाई करी अवैध खनन की, वही में जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका साफ मतलब है कि गरीब के लिए, कमजोर के लिए हम कानून को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अमीर के लिए अलग तरीके से। ताल बटोल वाला रवैया। और मुझे लगता है उसके 10-15 दिन हो भी गए होंगे, 10 दिन लगभग उस घटना को। अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच चल रही है। और जानकारी ना हुआ कि वो डंपो गायब है, उठ गया, वो गायब हो गया, डंप भी गायब हो गया, सबूतों मिटा देंगे। हालात तो ये हो चुके हैं कि आप सामने खड़े हों और कह रहे हो डीएम को फोन करके कि जिलाधिकारी महोदय मैं सामने देख रहा हूं, मेरे सामने गलत काम हो रहा है, मेरे सामने नदी रोकी गई है, मेरे सामने अवैध खनन हो रहा है, गुंडा माफिया मेरे सामने यह ट्रक भर रहा हो, यह मशीन चल रही है। तो डीएम साहब क्या कहते हैं? आप गलत कह रहे हैं। हमारे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे जिलाधिकारी होते ऐसा नहीं हो सकता है। अरे साहब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुझे सामने हो रहा है। तो कहा था नहीं आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं साहब हुई रहा हूं, मैं देख रहा हूं तो मैं कैसे बताऊं, एक भर के निकल कट रहा विधायक साहब, अरे एक भारत है। तो कहा था अच्छा ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मैं एसडीएम को बोलता हूं जांच करेगा। ये हालात तो मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें बुंदेलखंड को, बांदा को बचाना है तो हमें पानी को बचाना होगा, क्योंकि ये कलेक्टर रहेंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। अभी ये एक दूसरा आएगा वो जाएगा तीसरा आएगा, जनप्रतिनिधि भी आएंगे और जाएंगे, सरकारें भी आएंगी और जाएंगी, पर बांदा के नागरिक हम लोग हैं, हमें लोगों को यहाँ रहना है। तो बांदा को बचाने की भी जिम्मेदारी हमें आपकी है। तो हमें पानी को बचाना होगा और पानी बचाने के लिए हमें नदियों को बचाना होगा और नदियों को बचाने के लिए हमें नदी बचाओ अभियान भी चलाना होगा। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं। हम आप सभी के माध्यम से आज ये बात पूरी मन मस्तिष्क के साथ में, ये मैं पूरी मजबूती के साथ में कहना चाहता हूं। माफियाओं और गुंडों को खुलेआम चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं और भ्रष्ट अधिकारियों को भी चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि एक मुकदमा नहीं, 2-4-10 हजार और लिखवा दें, दोनों दिक्कत नहीं है। पर गरीब संघर्ष करो, पर गरीबों, कमजोरों, पीड़ितों की लड़ाई ब्रजेश प्रजापति के ऊपर जितने भी मुकदमे लिखाएंगे उतनी ही कई गुना ताकत के साथ में लड़ाई जाएगी। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं। सम्मानित साथियों,
हम तो गरीब के बेटे हैं, कमजोर के बेटे हैं, गरीबों के बीच पले बड़े हैं, जमीन में पैर बिछा के सोए हैं, अकथरी से ओढ़ो है। तो सब तरीके का दुख तकलीफ हम झेले, पूरे हर तरीके से पके पकाए आए हैं। कोई दाग नहीं है हमारे ऊपर। पर बांदा जनपद के अंदर ही, इसी जनपद के अंदर ऐसे ऐसे प्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनके खानदान का इतिहास है, जिनके खानदान ने अपने ही सगे रिश्तेदारी में डकैती तक डाली है, मर्डर तक किए हैं। ऐसा इस बांदा की धरती में जनप्रतिनिधि आज भी मौजूद है। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिनके खूने में मिलावट होए, जिनके खून में गड़बड़ी होए, उसे अच्छाई की उम्मीद नहीं करी जा सकती है। मैं आप सभी के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूं कि ऐसे ही गंदी मिलावट के खून वाले लोग ही गरीबों के पीछे लगे हैं, कमजोरों के पीछे लगे हैं, उनकी बैलगाड़ियों पर मुकदमे करा रहे हैं, उनकी साइकिल और रिक्शा बंद करा रहे हैं, गधा खच्चर वालों के उनकी दुकानें बंद करा रहे हैं। और ऐसे ही गरीब लोग जो प्रधान जीत करके खास तौर से आए हैं जनपद में, जो खास तौर से दबंगों को हरा करके आए हैं, और उनके पीछे भी हाथ धो के पड़े हैं, बिना नहाए धोए। तो मैं इस मंच के माध्यम से खुलेआम ऐसे मिलावटी खून वाले जनप्रतिनिधियों को भी चुनौती देता हूं कि ये गरीबों और कमजोरों की लड़ाई है। गरीबों और कमजोरों के प्रति अगर एक भी हाथ किसी दबंग, माफिया और भ्रष्टाचारी ने उंगली भी उठाई तो ब्रजेश प्रजापति उसका हाथ ही काट देगा। मैं आप सभी के माध्यम से संघर्ष करो। अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जास्ती जो व्यक्ति करता है वो करने वाला तो गुनहगार होता ही है। जो व्यक्ति सहन करता है वो भी गुनहगार है। अब मैं ये भी कहता हूं कि जो व्यक्ति गुनाह होते देख रहा है और देखते हुए चुप है वो भी गुनहगार है। इसलिए हमें, अगर हम अपने सामने गुनाह होते हुए देख रहे हैं तो हमें वो गुनाह होते हुए देखना बंद करना होगा और मजबूती के साथ में इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिला करके लड़ना होगा। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा भारत के लोकप्रिय, जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही पिछड़ों की मांग, कमजोरों की मांग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही कमजोरों की मांग उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन करके गरीबों के हक की बात आगे बढ़ाने का काम किया। सम्मानित साथियों, क्षेत्र में तरह तरह की शिकायतें मेरे पास में आती रहती है, चाहे वो राशन कार्ड के मामले में हो, चाहे वो शौचालय के मामले में हो, चाहे वो आवास के मामले में हो, चाहे वो अन्य सरकारी लाभकारी योजनाओं के मामले में हो। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने उस समय के जब हम विधायक बने तो तुरंत हमने उसी समय जिले के अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि प्रत्येक गांव में सार्वजनिक स्थल पर पात्र, जिनको आवास मिलना है, जिनको शौचालय मिलना है, जिनको गैस सिलेंडर चूल्हा मिलना है, ऐसे पात्र लोगों की सूची को प्रिंट करा दिया जाए, टाइप करा दिया जाए, वॉल राइटिंग करा दिया जाए, उसको लिखा दिया जाए, ताकि जो शिकायतें आती हैं 10,000, 20,000, 2,000, 4,000 रुपया की, वो कोई बेवकूफ बना करके, गुमराह करके हमारे गरीब लोगों को ठगने और छलने का काम ना करता है। तो काफी जगह पर यह काम हुआ है। मुझे लगता है कि इधर इस काम में कुछ शिथिलता आई है, क्योंकि गांवों से फिर से शिकायतें मिलने लगी हैं। तो मैं पुनः ये निर्देश भी जारी करूंगा
अधिकारियों को कि दोबारा से अगर कहीं पर प्रिंट नहीं हुआ तो उसको प्रिंट कराया जाए। और आप सभी के माध्यम से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रिश्वत लेने वाला तो गुनहगार है, ये है, देने वाला भी है। तो मेहरबानी करा, रिश्वत देना बंद करें, भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारियों का साथ देना बंद करिए। जब आपको ईमानदार, आपकी हक की लड़ाई लड़ने वाला, आपका अपना बेटा आपको आपके लिए 24 घंटा तैयार है, तो मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, किसी को भी किसी भी तरीके की रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मांगता है, आपसे मांग करता है, तो चूंकि अभी तक हम शांत रहा, हमारे ऊपर खैर फर्जी लिखा होगा मारपीट का, पर शायद वह अधिकारी का अंदाजा नहीं है कि जय बुंदेलखंडी के हाथ लागा थी ना, तो आदमी फिर यह नहीं पता होता कि हमें उन्होंने मारो है, बताने लायक नहीं बचता है, उसको अंदाजा शायद नहीं है, इसीलिए वो झूठी बातें कर रहा है। तो मैं ये खुले मन से इस बात को कहना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी, किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति अगर आपसे किसी भी स्तर की कोई रिश्वत मांगता है, किसी भी स्तर से आपको धन मांगता है, तो अभी तो हमने राजनीतिक विकास मंच का गठन किया है। अगर ये भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इस काम को नहीं बंद किया गया, या तो वो बाधा छोड़ के चले जाएं, अपना कहीं और ट्रांसफर करा लें, यहां पर भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है, और नहीं फिर हमें बुंदेलखंडी स्टाइल अपनावा का पड़ी। और जो कहावत है, जहके लाठी वही के भैंस, तो वो भी दिखावा का पड़ी। और फिर बस हमें कौन अधिकारी यह ना बोली कि हमें मारोगा है, वो बुंदेलखंड छोड़े के परमानेंट उसका इलाज फिट हो जाएगा। तो ऐसी सेना भी हम आगे आने वाले समय पे निर्माण करेंगे। साथ ही मैं आप सभी के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विकास मंच इसी तरीके के कार्यक्रम और भी तमाम जगहों पर आयोजित करने जा रहा है। मैंने राजनीतिक विकास मंच के हम लोगों ने कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में हम लोग कर भी चुके हैं, छोटे बड़े कार्यक्रम, पर अब हम लोग इसको बड़ा रूप दे रहे हैं। और इसी मंच के माध्यम से भी मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि इसी तरीके के बड़े बड़े कार्यक्रम अब आने वाले समय में राजनीतिक विकास मंच के उत्तर प्रदेश के और भी मंडलों में, जनपदों में आयोजित किए जाएंगे। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, गुंडा माफियाओं के खिलाफ और गरीबों और कमजोरों के हित की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ में सड़क से लेकर के विधानसभा तक लड़ने का हम लोग काम करेंगे मजबूती के साथ में। आप सभी को सम्मानित साथियों, ये पंगा गलत जगह ले ली नहीं। इन लोगों के दिमाग में था कि ब्रजेश प्रजापति लालची आदमी होगा, तो वह कुर्सी बचाने की कोशिश करी। तो मैं आप सभी के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि गरीबों और कमजोरों और पीड़ितों की लड़ाई के लिए अगर ब्रजेश प्रजापति को कुर्सी भी छोड़नी पड़े तो हम उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु किसी भी कीमत पर अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं। और अपनी भाजपा की लोकप्रिय जनप्रिय सरकार को भी इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों और कमजोरों की लड़ाई लड़ना, गरीबों और कमजोरों की बात कहना अगर गुनाह है तो ब्रजेश प्रजापति यह गुनाह बार बार करेगा। और जिसके अंदर जो ताकत हो वो ब्रजेश प्रजापति का करके दिखाए। मैं आप सभी से के माध्यम से कहना चाहता हूं, गरीबों और पीड़ितों और कमजोरों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। वो ब्रजेश प्रजापति की आवाज उसकी खुद की आवाज नहीं है, ये हर गरीब व्यक्ति की आवाज है, देश के प्रत्येक नागरिक की आवाज है। मैं आप सभी के माध्यम से इस बात को अपनी सरकार को भी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। सम्मानित साथियों,
आप सभी का जिस तरीके से जन सैलाब गुंडा और माफियाओं के खिलाफ में उमड़ा है, मैं स्वयं जब सर्किट हाउस से निकला तो रास्ता में रैली के जाम में फंस गए। मुंह गाड़ी खुदा नहीं हाथ तक आता हूं, तो फिर रास्ता बदलो, दूसरे रास्ते से गए तो होने लगा जाम। तो मुझे सर्किट हाउस से यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगा, जबकि 10 मिनट का रास्ता है। तो जिस तरीके का आप सभी का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और दबंगों और माफिया के खिलाफ जो आप सभी लोगों का जो ये जन सैलाब है, उसको देख करके आज माफियाओं के और भ्रष्टाचारियों के पेट में दर्द निश्चित है। ये लोग कभी नहीं चाहते, ये लोगों की सोच बन चुकी है कि हम अगर अमीर हन, दबंग हन, तो हमारा काम है गरीब का सताओ, या वो अधिकार समझते। एक तक बात बताऊं तो एक आदमी, दबंग आदमी, भयंकर दारू पी के और एक के कार्यक्रम में गया और उल्टा सीधा फायर करने लगा। तो एक इतना नशे में रहा कि वह चल फिर ना पाओ, उठ बैठ ना पाओ और राइफल ताने रहा। तो उसको गांव वालों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। रात में सवेरे एक दबंगन के टीम मेरे पास में आ गए। तो क्या कहा थी? कहा विधायक जी, आदमी बहुत अच्छा है, आदमी बहुत नीक है, पता नहीं कसत पी लीन तेज दारू, नहीं आदमी बहुत नीक है। और नशे में आए, बंदूक लेके खोज रहा, हालांकि फैर वैर नहीं कर ली, नहीं भरा रहा है, खाली रहा है विधायक जी बंदूक, को गोली न रहा मरना, तो आदमी बहुत नीक है। तो आप कह दिया पुलिस से तो वही छोड़ देंगे। अपने आदमी की दबंग लोग ऐसे पैरवी करते हैं, ऐसे कहते हैं। ये दबंगों के साथ, दबंग और गरीब लोगों में भेदभाव है। ये अमीर लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अगर गरीब आदमी अमीर आदमी को न बैठ के दारू पीत हुई, तो जैसे मैं बताया हूं, मैं बता कहेंगे दुआरे में जब उनके चौकीदार बैठे हुए, रुको रुको साहब ड्रिंक कर रहे हैं, अभी आप नहीं मिल सकते। और अमीर आदमी, गरीब आदमी कहीं बैठ करके अगर वो बेचारा थक हारा होगा और एक लगा रहे होंगे साथी संगठनों के साथ बैठ करके, तो कहेंगे कि देख ले साथ दरुहाई कर थी, अमीर पे तो ससुर इंजॉय कर थी, अमीर पे तो ड्रिंक कर थी, और गरीब पे तो कहती थी दरुहाई कर थी। इतना नहीं, यही नहीं है भेदभाव, भेदभाव और भी है। जब अमीरों की हीरो हीरोइन जी का कहा करते थे हम, जब उद्योगपतियों के घरों की लड़के लड़कियां बंबई में, टीवी में, सिनेमा के सामने अश्लीलता का खुलेआम नंगा नाच करते हैं, तो कहा थी हीरोइनी या नचती है, हीरो आना चाहती। और जब गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए, गरीब परिवार बेचारा, अगर वो गाने का काम करता है, अभिनय करने का काम करता है, कलाकारी करता है, तो उसको गंदे गंदे शब्दों से पुकारते हैं। ऐसा भेदभाव इस देश में उद्योगपतियों के द्वारा, अमीरों के द्वारा गरीबों के प्रति रखा जाता है। मैं आप सभी के माध्यम से इस बात को मजबूती से कहना चाहता हूं, अब ब्रजेश प्रजापति हर प्रकार की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई मजबूती के साथ में राजनीतिक विकास मंच के माध्यम से लड़ेगा। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी आयोजक साथियों को। हमारे जो संगीत के, जो भी आप लोग संगीत सुन रहे थे, बहुत सुंदर संगीत आपने खुद निर्माण किया है। जो आप गीत सुन रहे थे उसको खुद उन्होंने निर्माण किया, बहुत ही सुंदर संगीत। उनकी पूरी टीम को मैं, उनकी पूरे साज बाजे को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सभी आए हुए आयोजक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। सभी आए हुए दूर दराज से आए हुए पितृ बुजुर्गों, नौजवान साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही बांदा की लड़ाई में जनपद चित्रकूट, जनपद महोबा, जनपद